नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। जब भी किसी फॉर्मूले की चर्चा होती है तो कामयाबी के लिए आजमाए हुए को आजमाने की बात सुर्खियों में रहती है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक को लेकर इसी लीक पर चल रहे हैं, लेकिन नगर निकाय चुनाव के नतीजे में जिस तरह समाजवादी पार्टी मुस्लिम बहुल्य इलाकों में दमदार प्रदर्शन से चूक गई, उसके बाद अब पुराने फॉर्मूले पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल यह भी है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। जिस तरह कई मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर सपा के उम्मीदवारों पर ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी भारी पड़े, उससे मुस्लिम वोटरों के बीच सपा की पकड़ कमजोर होने का सबूत बताया जा रहा है। यह चर्चा अब तेज है कि जबकि समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर चुनाव में धांधली के आरोप लगा रही है, अब सवाल है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटरों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए किस नई रणनीति पर आगे बढ़ेगी। क्योंकि 2024 का चुनाव दूर नहीं। सपा के लिए सवाल इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार रैलियों की शुरुआत करने वाले हैं। अपनी सरकार के 9 साल पूरा होने के मौके पर शुरू होने वाली ये सभाएं लगातार आगे बढ़ सकती हैं। आज यूपी की सियासत की हर चुभने वाली खबर का मैं करूंगा पूरा विश्लेषण। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। हर चुनावी नतीजे के बाद नई सियासी तकरार शुरू हो जाती है, इसमें कोई नई बात नहीं, लेकिन यूपी की राजनीति के लिए नई बात है तेजी से बदलते समीकरण। इसने विपक्षी दलों के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं। यूपी देश की चुनावी सियासत का सबसे बड़ा अखाड़ा है। ऐसे में भाजपा के विरोधियों की कोशिश 24 के दंगल के लिए अलग दांव की खोज की है। यह दांव बुनियादी मुद्दों को ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करने का हो सकता है। चुनावी नतीजे पर नई तकरार, अखिलेश का धांधली वाला प्रहार। अधिकारियों ने अगर बेईमानी न की होती, वोटर लिस्ट से लेकर के सरकारी कर्मचारियों का व्यवहार और सरकार का दबाव ये बता रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी न केवल जहां कर्नाटक से साफ हुई है, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों से भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। भाजपा का सपा पर ट्रिपल इंजन अटैक। जो हमारा संकल्प है, हमने जिस एजेंडे के साथ लोगों के बीच में जनादेश मांगा, हमने शहरों की बेहतरी के लिए, शहरों को सजाने के लिए, संवारने के लिए जनादेश मांगा। बीजेपी सबको साथ लेकर चलेगी। मायावती से ओवैसी तक को अखिलेश संदेश। जो दल हैं पॉलिटिकल, वो जानते हैं कि आने वाले समय में किसके साथ रहने से और किसको हराने से देश का लोकतंत्र बचेगा। सपा बसपा कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया और जनता ने उनको नकार दिया, तो वो आरोप लगा करके अपने हार की खीज को मिटाने का प्रयास किया। नतीजों के आंकड़ों पर सपा का हिसाब, हार में भी जीत के समीकरण की तलाश। अगर हम मेयर के चुनाव का देखें, पिछले चुनाव से तुलना करें तो वोट बढ़ा है और कितना परसेंटेज बढ़ा है आपने देखा है। 23 के रिजल्ट पर 24 का संग्राम। जो पार्टी अपने आप को ये कहती थी कि हम अधिकारी को पॉलिटिसाइज नहीं करते हैं, अधिकारी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं। ये उनका काम में मांग करते रहे, लेकिन हमने बताया कि निष्पक्ष तरीके से हमारी सरकार ने चुनाव कराए हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कहीं कोई गड़बड़ी। उम्मीद से उलट नतीजे, लाल हुए चाचा भतीजे। बात तो चुभेगी। अखिलेश यादव ने आज भारतीय जनता पार्टी पर वोट कटवा पार्टी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। अखिलेश ने खुद तो इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उनके आरोपों का लब्बो-लुआब लगभग यही था। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं पर
खुद चुनाव लड़ती है तो कहीं पर दूसरे दलों को आगे कर देती है। इसलिए इन दलों को सोचना पड़ेगा कि किसके साथ रहने से लोकतंत्र बचेगा और किसके साथ रहने से नहीं बचेगा। अब सपा के अध्यक्ष का इशारा किसकी तरफ है, इसका सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। इसे ओवैसी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। भाजपा के खेमे में नगर निकाय चुनाव की जीत के जश्न का शो अब थमने लगा है, तो समाजवादी पार्टी के खेमे में हार के नतीजों में भी जीत के समीकरण तलाशे जा रहे हैं। अगर हम परिणाम कर्नाटक का देखें और उत्तर प्रदेश का निकाय के चुनाव को देखें, वहाँ जनता ने परिणाम ऐसा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी देश से बाहर जाएगी। ये बता रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी न केवल जहां कर्नाटक से साफ हुई है, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों से भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। अखिलेश वोट प्रतिशत के हिसाब में जुटे हैं और कोशिश इस बात की है कि इस निराशाजनक नतीजे में भी सपा समर्थकों के लिए मनोबल बढ़ाने वाली बात तलाशी जाए। अखिलेश का दावा है कि बुनियादी मुद्दों पर आखिरकार जनता भाजपा को सबक सिखाकर दम लेगी। जो बुनियादी सवाल थे वो वही के वही हैं कि नहीं है। महंगाई चरम सीमा पर है, क्या बेरोजगारी चरम सीमा पर नहीं है? तो शहरी समस्या अलग है, हमारे किसान की समस्या अलग है। किसान की कोई गेहूं खरीद नहीं हुई, जैसी की जो महंगाई थी वैसी दिख रही है, जो तकलीफ है वैसी दिख रही है। तो क्या बदला है 9 साल में? राजनीति की भविष्य रेखा भले ही अभी धुंधली हो, 2024 में क्या होगा इसकी भविष्यवाणी मुश्किल हो, लेकिन नगर निकाय चुनाव के नतीजों के आधार पर इसकी रणनीति का ताना बाना अभी से बुना जाने लगा है। भले ही नगर निकाय के चुनाव में भी सपा की हार का सिलसिला कायम रहा हो, लेकिन अखिलेश को पूरा यकीन है कि 2024 में सपा की ही गोटी लाल होगी। उधर भाजपा इस बयान को ख्याली पुलाव करार दे रही है। जिस तरीके से कर्नाटक में बदलाव हुआ है या उत्तर प्रदेश में आज भी अगर मैं हिसाब किताब वोटों का लगाएं, जितना जन समर्थन लगातार समाजवादी पार्टी का बढ़ा है। अगर हम मेयर के चुनाव का देखें, पिछले चुनाव से तुलना करें तो वोट बढ़ा है और कितना परसेंटेज बढ़ा है आपने देखा है। उसी तरह नगर पालिका में परसेंटेज बढ़ी है वोटों की। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सबने चुनाव से पहले ही, परिणाम आने से पहले ही कह दिया था, और वो लोग लोकतंत्र में जो जनादेश का सम्मान करना चाहिए सब राजनीतिक दलों को, वो जनादेश का अपमान करना है। जनता का निर्णय है, सबको स्वीकारना चाहिए। समाजवादी पार्टी हार की समीक्षा में जुटी है। चुनाव दर चुनाव नए प्रयोग करने वाले अखिलेश ने 24 की रणनीति का बुनियादी मुद्दों वाला ट्रेलर दिखा दिया है, तो शिवपाल यादव पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि 24 के चुनाव में सपा भाजपा को उखाड़ कर ही दम लेगी। अभी तो इस चुनाव में जो भी रिजल्ट आए हैं, वैसे तो समाजवादी पार्टी ने देखिए बड़ी टक्कर दी है भारतीय जनता पार्टी को, और आगे हम इसकी समीक्षा करेंगे और समीक्षा में जो भी कमजोरियां थीं उसे दूर करेंगे। और इसलिए दूर करना है कि 2024 में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती के रूप में समाजवादी पार्टी चुनाव में आएगी। इस बीच सपा बार बार चुनाव में धांधली के आरोपों को हवा देने में जुटी है, जबकि भाजपा गठबंधन के नेता सपा को नई चुनौती दे रहे हैं। यहां तक कह रहे हैं कि अगर उनकी नजर में चुनाव में धांधली हुई है तो वो जीती हुई सीटें छोड़ दें। हमें वोट पर्याप्त मिला है। सरकार की जो जिस तरीके से काउंटिंग की और जिस तरीके से जो इलेक्शन की जो स्ट्रेटेजी थी उसमें वो सफल हुए। कई पार्षदों को हरवा दिया उन्होंने। ये तो हार जीत की बात है, कहीं मैनिपुलेशन हुआ, कहीं सचमुच हारा, लेकिन सच्चाई ये है कि हम जनहित की बातों को 2024 से सड़कों पर लाके ज़मीन पे लाकर जनता का ध्यान आकर्षित करेंगे। हमें रामायण में लिखा हुआ कि जिसकी जैसी भावना होती है वैसी नहीं होती। तो जैसा इन लोगों की सरकारें रही 30 साल से, उनको लगता है उनके समय में ऐसा रहा होगा। आज के दिन में चुनाव आयोग चुनाव करता है, व्यक्ति नहीं करता है और कोई मिशनरी नहीं करती है। अगर चुनाव आयोग के हाथ में, चुनाव आयोग के ऊपर आप अंगुली उठाते हैं
तो आपको अगर चुनाव आयोग की अंगुली उठाते तो जहां जीते हैं वहां छोड़ दीजिए कि चुनाव आयोग गलत है और हम उनको जितवा दिया है। समाजवादी पार्टी और भाजपा की इस तकरार के साथ ही भाजपा पर हमला बोलने में बाकी विपक्षी दल भी पीछे नहीं। सभी कर्नाटक का उदाहरण दे रहे हैं और 2024 में यूपी में भी भाजपा की हार की भविष्यवाणी में जुटे हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, 80 तो छोड़ दीजिए, अब की 8 के लाले पड़ जाएंगे। राजनीति में कदम कदम पर रणनीति बदलती है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि हार के सिलसिले को तोड़ने के लिए अखिलेश कौन सा नया प्रयोग करते हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हर सियासी दल की चुनावी कामयाबी का आधार उसका वोट बैंक होता है, लेकिन अगर यही खिसकने लगे या फिर ऐसा होने की आशंका हो तो हलचल मचना स्वाभाविक है। जिस तरह से पश्चिम यूपी के कई जिलों में एआईएमआईएम का उभार होता दिख रहा है, उसने सपा के दिग्गजों की नींद उड़ा दी है। 3 नगर पालिका के अध्यक्ष और 2 नगर पंचायत के प्रमुख के पद पर कब्जा जमाकर एआईएमआईएम ने यूपी की सियासत में खेल करने की कोशिश जरूर की। चुनावी परीक्षा में अगर वोट बैंक का फॉर्मूला ही फेल हो जाए तो ये सबसे बड़ा झटका होता है। अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी के साथ इस नगर निकाय चुनाव में कुछ ऐसा ही हुआ। तभी तो उस मेरठ में सपा की करारी हार हुई, जिसके लिए अखिलेश ने बेहद सावधानी से बिसात बिछाई थी। जहां सपा प्रत्याशी सीमा प्रधान के प्रचार के लिए अखिलेश खुद गए थे और इसे सपा के नाराज मुस्लिम विधायकों को मनाने की कोशिश से जोड़कर देखा गया। लेकिन नतीजे बताते हैं कि अखिलेश यादव की पार्टी के विधायक रफीक अंसारी के वार्ड में भी सपा नहीं जीत पाई। बात यहीं तक नहीं रही, इस मुस्लिम बहुल वार्ड में भी एआईएमआईएम का जीत जाना सपा के जख्म पर नमक की तरह है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को यकीन रहा है कि उसके समर्थक मुस्लिम वोटर उसके साथ बने रहेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। अखिलेश यादव से उनके विधायक रफीक अंसारी ने जो वादा किया था, नतीजे उससे उलट आए। मेरठ के वार्ड नंबर 80 से हाजी रफीक अंसारी 3 बार खुद पार्षद रह चुके हैं, लेकिन सवाल है कि इसके बावजूद सपा ये वार्ड क्यों नहीं जीत पाई, वो भी तब जबकि यहाँ ज्यादातर वोटर मुस्लिम हैं। कई बार भारतीय जनता पार्टी सीधे लड़ती है और कई बार भारतीय जनता पार्टी कुछ दलों को आगे करके लड़ती है, इसलिए आपको इन चीज़ों को सोचना पड़ेगा। राजनीति करने वाले लोग और जो दल हैं पॉलिटिकल, वो जानते हैं कि आने वाले समय में किसके साथ रहने से और किसको हराने से देश का लोकतंत्र बचेगा। वहीं एआईएमआईएम ने 3 नगर पालिका के अध्यक्ष पद कानपुर के घाटमपुर, संभल, हाथरस के सिकंदराराव में जीत हासिल कर सबको चौंका दिया। इसके साथ ही बरेली के ठिरिया और मुरादाबाद की कुंदरकी नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर भी ओवैसी की पार्टी का जीत हासिल करना सपा के लिए बड़ा झटका है। जो उत्तर प्रदेश के मजालिस मुकामी व बल्दियात के इंतखाबी नतीजे आए या नगर निकाय चुनाव के जो नतीजे आए, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए बड़े ही हौसला अफजा रहे हैं और इसके लिए मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह सुब्हाना व तआला का और मजलिस के तमाम जिम्मेदारों का और उत्तर प्रदेश की आवाम का। इससे हमारे हौसले बुलंद होते हैं, बल्कि इससे हमारी जिम्मेदारियों में और इजाफा भी होता है। सपा की तरफ से धांधली के आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन एक बात तय है कि मेरठ से लेकर मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर रामपुर, शामली से लेकर संभल और बरेली से वाराणसी तक सपा मुस्लिम वोटरों को पूरी तरह अपने पाले में कर नहीं पाई। जिस मुरादाबाद मंडल में 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के 3 सांसद जीते थे, 2022 में जिस जिले से सपा के 5 विधायक जीते, वहां पार्टी की जमीन कमजोर दिखी। मुरादाबाद नगर निगम के 70 वार्ड में सिर्फ 3 वार्ड ही सपा जीत पाई। इसलिए ये सवाल लगातार सरगर्म है कि क्या सपा से मुस्लिम वोटरों के एक बड़े तबके का मोह भंग हो गया है। भाजपा ये दावा लगातार कर रही है। समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं खिसका है और एमआईएम ने उनके वोट बैंक के अंदर जो सेंध लगाई है, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को समाप्त करने का काम करेगा। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है
वो राष्ट्रवादी है, वो विकास की नीति के साथ है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र सबका साथ सबका विकास, और इसकी चर्चा नीचे मुस्लिम भाइयों में भी होती है, क्योंकि जन कल्याणकारी योजनाएं चाहे हमारी केंद्र सरकार की हो, प्रदेश सरकार की हो, सभी के लिए बराबर जब लाभ मिल रहा है तो मुस्लिम भाई भी ये विचार करने के लिए मजबूर हैं। और हमने टिकट भी दिए हैं, लोगों ने मतदान भी किया है हमारे पक्ष में, और मैं कह सकता हूं आने वाले समय में मुस्लिमों का एक बड़ा परसेंटेज भाजपा के साथ खड़ा होने की संभावना है। अखिलेश के तमाम चुनावी प्रयोग का मकसद भाजपा के खिलाफ वोटों का बिखराव रोकना रहा है, लेकिन अब उन्हें इसे अपने पाले में एकजुट करने के बारे में और मजबूती से सोचना होगा, क्योंकि नए प्रयोग चुनावी हार के सिलसिले को रोकने का रामबाण अब तक साबित नहीं हुए हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एक तरफ मुस्लिम वोटरों के बदलते रुझान ने भाजपा विरोधियों को परेशान कर रखा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने मुस्लिम कार्ड को कामयाब बता रही है। पार्टी के करीब 70 मुस्लिम प्रत्याशियों ने चुनाव में कमल खिलाने में कामयाबी हासिल की है। पार्टी संगठन के दिग्गज दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी सहित उन तमाम विरोधियों का सफाया हो जाएगा जो जाति और जमात के आधार पर राजनीति करते हैं। यूपी का निकाय चुनाव एक साथ कई संदेश लेकर आया, और इसी लिस्ट में एक संदेश है भाजपा के मुस्लिम प्रयोग की, जिसे पार्टी कुछ हद तक कामयाब मान रही है। दरअसल भाजपा ने निकाय चुनाव में 395 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे। ये पहली बार था जब भाजपा ने किसी चुनाव में बढ़ चढ़कर मुस्लिम प्रयोग किया था। नतीजा ये निकला कि नगर पालिका अध्यक्ष पद पर भाजपा के 6 मुस्लिम प्रत्याशी जीत गए, जबकि नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के 32 मुस्लिम प्रत्याशी कामयाब हुए। यही नहीं, दर्जनों की संख्या में भाजपा के मुस्लिम प्रत्याशी सभासद का चुनाव भी जीते हैं। चाहे महानगर हो, नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, बड़ी तादाद में मुसलमानों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है, और लगभग 70 के आसपास भारतीय जनता पार्टी के मुसलमान प्रत्याशी भी इस बार जीत करके आए हैं। वैसे तो यूपी के निकाय चुनाव में भाजपा के मुस्लिम प्रत्याशियों ने पश्चिम से लेकर पूरब तक अपना लोहा मनवाया, लेकिन पश्चिमी यूपी में भाजपा का ये दांव काफी हद तक मजबूत दिखाई दिया। भाजपा ने पश्चिम यूपी में नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 18 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया था। इसके अलावा ब्रज क्षेत्र में 8, अवध क्षेत्र में 6 और गोरखपुर क्षेत्र से 2 मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। इसके अलावा सभासद और पार्षदों के लिए भी कई मुस्लिम प्रत्याशी उतारे गए थे। पश्चिमी यूपी के संभल, बरेली, मुरादाबाद और सहारनपुर में भाजपा के कई मुस्लिम प्रत्याशी जीत गए। भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो राष्ट्रवादी है, वो विकास की नीति के साथ है, वो धर्म की बात, जात की बात, मजहब की बात नहीं। वो मोदी जी और योगी जी के चेहरे पर मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो यकीन है, इस नारे के साथ न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। लगातार मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी दल आए या कोई भी सीजनल पार्टी आए, कोई चिंता की बात नहीं है। माना जा रहा है कि इस बार यूपी निकाय चुनाव में भाजपा के चक्रव्यूह में विपक्ष पूरी तरीके से उलझ गया। जहां भाजपा ने नगर निगम की सभी 17 सीटें जीती, वहीं नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी भाजपा ने विपक्ष को चित कर दिया। भाजपा संगठन के 2 दिग्गज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल की जोड़ी की सांगठनिक क्षमता और सीएम योगी आदित्यनाथ की 50 से ज्यादा सभाओं में सुशासन और विकास के एजेंडे को लेकर जनता के बीच जाना वोटरों को पसंद आया और नतीजे भाजपा के हक में रहे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा भाजपा के मुस्लिम प्रत्याशियों की जीत की है। अखिलेश यादव का तर्क है कि सपा को हराने के लिए दूसरे दलों को आगे किया गया, जिससे मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो गया। कई बार भारतीय जनता पार्टी सीधे लड़ती है और कई बार भारतीय जनता पार्टी कुछ दलों को आगे करके लड़ती है। इसलिए आपको इन चीज़ों को सोचना पड़ेगा। राजनीति करने वाले लोग और जो दल हैं पॉलिटिकल, वो जानते हैं कि आने वाले समय में किसके साथ रहने से और किसको हराने से देश का लोकतंत्र बचेगा। ऐसा भी नहीं कि भाजपा के मुस्लिम उम्मीदवार हर जगह जीते ही। वाराणसी में भाजपा का मुस्लिम दांव उल्टा पड़ गया।
वाराणसी नगर निगम के 3 वार्ड में भाजपा ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन तीनों ही जगह भाजपा के मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव हार गए। भाजपा ने वाराणसी के मदनपुरा, जमालुद्दीनपुरा और बंदू कच्ची बाग से मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे। ये तीनों ही वार्ड मुस्लिम बहुल माने जाते हैं, लेकिन यहाँ भाजपा को जीत नहीं मिली। वहाँ पुरानी कांग्रेसी गढ़ भी था, लेकिन चूंकि योजनाओं का लाभ पहुँचाया गया है तो इसके वजूद में मुझे अच्छे वोट मिले। कांग्रेस तो ले गई सीट, लेकिन ये लगा कि मुस्लिम समाज मुझसे जुड़ रहा है, भाजपा से जुड़ रहा है। लेकिन एक चीज़ गंभीरता से ये कही जा सकती है, जो टीम वर्क होती है मेरी, वो मुझसे दूर रही। और अगर यदि टीम वर्क मेरी लगी होती तो मैं बम्पर वोट पाती। पहले से भी भारतीय जनता पार्टी विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में भाजपा मुस्लिम या अन्य सभी समुदाय के लोगों को टिकट देती रही है। रही बात हार जीत का, तो हार जीत तो वहाँ के जनता के ऊपर निर्भर है। ठीक है, इस बार हारे हैं, अगले बार चुनाव जीतेंगे, लेकिन सबका साथ सबका विकास हमारा मूल मंत्र है। हम किसी के पक्ष में किसी के विपक्ष में भाजपा नहीं करती है। निकाय चुनाव में भाजपा का मुस्लिम दांव वार्ड सदस्य और अध्यक्ष पद की कुर्सी तक ही सीमित रहा। भाजपा ने मेयर पद के लिए किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी पर दांव नहीं चला। ऐसे में सवाल अभी भी कायम है कि क्या लोकसभा चुनाव में किसी मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाएगा, या फिर प्रत्याशियों वाला ये प्लान सिर्फ निकाय चुनाव तक ही सीमित था। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। निकाय चुनाव में बड़ी जीत के बाद भाजपा ने अब नए गेम प्लान पर काम शुरू कर दिया है। ट्रिपल इंजन की सरकार की ताकत के साथ ही अब उसकी उपलब्धियों की लिस्ट बनाई जा रही है और इसे घर घर तक पहुंचाने की योजना है। पार्टी का मकसद लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य है। मिशन 100% वाली इस कामयाबी की राह आसान करने के लिए अब नए सिरे से मंथन शुरू हो गया है। निकाय चुनाव में जबरदस्त जीत के बाद भाजपा ने अब यूपी के लिए सबसे बड़ा गेम प्लान तैयार कर लिया है। ट्रिपल इंजन की सरकार को बरकरार रखने के लिए भाजपा ने जमीनी स्तर पर सबसे बड़ी तैयारी को धार देना तेज कर दिया है। वैसे तो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी काफी पहले से हो रही है, लेकिन निकाय चुनाव के चलते इसमें थोड़ी सी रुकावट आई और इस निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा ने 24 की तैयारी में और तेजी दिखानी शुरू कर दी है। ये बात साफ है कि लोकसभा चुनाव में यूपी की अहमियत सबसे ज्यादा है और इसी के चलते सीएम योगी के कंधे पर जिम्मेदारी भी बहुत भारी है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं जो हर बार निर्णायक होती हैं। यही वजह है कि भाजपा ने 24 के लिए 80 में से 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए भाजपा संगठन ने अपनी तैयारी और तेज कर दी है, क्योंकि जितनी बड़ी परीक्षा पीएम मोदी की है, उतनी ही बड़ी परीक्षा सीएम योगी की भी है। क्योंकि यूपी में 2017 के बाद जितने भी चुनाव हुए, सीएम योगी के चेहरे पर ही वोट डाले गए, फिर चाहे वो 2022 का विधानसभा चुनाव हो या निकाय चुनाव या लोकसभा का उपचुनाव। निकाय चुनाव के बाद पार्टी नेता इतने उत्साहित हैं कि वो क्लीन स्वीप का दावा ठोक रहे हैं। इस राम काज कीने मेरा मोहि कहाँ विश्राम। तो भारतीय जनता पार्टी के भी एक एक कार्यकर्ता के लिए राष्ट्र काज कीने की बिना, समाज की सेवा कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। और कमल का फूल पूरा हिंदुस्तान मांग रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में फिर से सरकार बनाने के लिए पूरा देश तैयार खड़ा है और उसकी तैयारी में लगना यह तो हम लोगों का एक चुनावी अभियान का हिस्सा है। नगर निगम बड़ा था तो वहाँ 100% हम जीते। नगर पालिकाएँ थोड़ा उससे छोटी थी, वहाँ भी हम सर्वाधिक जीते। नगर पंचायत थोड़ा और छोटी थी। तो जो जितने बड़े इलेक्शन होते हैं वो राष्ट्रीय स्तर प्रदेश के नेतृत्व जो है, तो मोदी जी का जब इलेक्शन होगा जो 2024 के लिए होगा तो बड़ा इलेक्शन होगा, मोदी जी के चेहरा पर होगा, तो 80 की 80 सीटें जीतेंगे। जब हमारे 17 महापौर हैं, हर जिले में हमारा महापौर बन गया है, पार्षद बन गए हैं, नगर पंचायत में हमारे सभी अध्यक्ष बने हैं, सदस्य बने हैं, तो उत्तर प्रदेश तैयार है। और योगी को ही मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाना है। 30 मई की तारीख आते ही मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 4 साल पूरे हो जाएंगे। यही वजह है कि भाजपा 30 मई से 30 जून तक पूरे प्रदेश में महासंपर्क अभियान चलाती दिखाई देगी।
जिसमें लोकसभा के सांसद वोटर से संपर्क करेंगे और मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा में बीजेपी 80 में 80 सीटें जीतेगी और उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में ही है, यहाँ 80 लोकसभा सीटें हैं। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहीं न कहीं बीजेपी को कैसे 80 सीटें मिलें, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है वो पीएम की कुर्सी पर बैठे, इन सारी चीज़ों को लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी जिम्मेदारी कहीं न कहीं बढ़ गई है। भाजपा अगर चुनाव में बम्पर जीत दर्ज करती है तो इसके पीछे वो सरकारी योजनाएं होती हैं जो दिल्ली और लखनऊ से तय की जाती हैं। सरकारी योजनाओं के लाभार्थी ही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं, जिससे पार्टी को 24 में भी ढेरों उम्मीदें हैं। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। कर्नाटक में भले ही भाजपा को झटका लगा हो, लेकिन यूपी के नगर निकाय चुनाव के नतीजों ने पार्टी को बहुत सहारा दिया है। अब जल्द ही राज्य में पीएम मोदी की 3 रैलियां हो सकती हैं। अपनी सरकार के 9 साल पूरा होने के मौके पर पीएम मोदी आम लोगों से सीधे दिल से बात करेंगे। पार्टी पीएम मोदी की सभाओं को दमदार बनाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुट गई है। एक ही रास्ता है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की कमल फूल की सरकार। जब चुनाव आए ना तो बीच में कोई बिचौलिया मत रखना, सीधा कमल और तुम्हारी उंगली। यूपी में भाजपा ने एक और चुनाव जीता तो 24 की उम्मीदों को पंख लग गए। अब सामने 24 का चुनाव है तो पीएम मोदी इसका शंखनाद बहुत जल्द करने वाले हैं। भाजपा का फोकस वैसे तो देश भर में होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश हर बार की तरह इस बार भी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। यही वजह है कि पीएम मोदी बहुत जल्द यूपी की जमीन से 24 की सियासी हुंकार भरते नजर आएंगे। जून के महीने में पीएम मोदी देश भर में करीब 20 रैली करेंगे। इसमें यूपी में पीएम मोदी की 3 बड़ी रैली हो सकती है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यूपी में ताकत झोंकते दिखाई देंगे। मोदी सरकार के टॉप लेवल के मंत्री भी यूपी में रैली करेंगे। इसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी का नाम शामिल है, जो अलग अलग लोकसभा सीटों पर रैली कर सकते हैं। भाजपा की क्षेत्रीय और जिला कार्य समिति की बैठक 25 तक होनी है और भाजपा नेताओं ने साफ कर दिया है कि जब तक नरेंद्र मोदी को तीसरी बार कुर्सी पर नहीं बिठाते वो आराम नहीं करेंगे। राम काज कीने मेरा मोहि कहाँ विश्राम। तो भारतीय जनता पार्टी के भी एक एक कार्यकर्ता के लिए राष्ट्र काज कीने की बिना, समाज की सेवा कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। और कमल का फूल पूरा हिंदुस्तान मांग रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में फिर से सरकार बनाने के लिए पूरा देश तैयार खड़ा है और उसकी तैयारी में लगना यह तो हम लोगों का एक चुनावी अभियान का हिस्सा है। प्रधानमंत्री जी हमारे नेता हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वो हमारे उत्तर प्रदेश से ही बनारस से माननीय सांसद के प्रतिनिधि के रूप में हैं, वो सांसद के रूप में हैं। तो हमारे लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री जी का आगमन उत्तर प्रदेश के लिए सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे लिए गर्व की बात है और हम प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के। 24 के लिए भाजपा कई मोर्चों पर एक साथ काम करने उतरेगी। 25 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर जगह जगह कार्यक्रम होंगे। 25 जून को ही पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का सांसद वो 24 घंटे जनता के बीच में रहता है। हमेशा वो तैयारी, हम हमेशा चुनाव लड़ते हैं। 24 घंटे ऐसा नहीं है कि जनता के बीच में रहते हैं। और 24 में तो हम कम से कम, मैं अलीगढ़ की बात करूं तो 4 लाख से ऊपर से जीतेंगे, क्योंकि जनता साथ है हमारे। गरीब किसी से बात करिए, अब पहली बार भाजपा का कैडर वोट है जो किसी से नहीं बटेगा।
गरीब से पूछिए जिसको मकान मिला है, जिसको शौचालय मिला है, जिसको गैस सिलेंडर मिला है, जिसको आयुष्मान से कार्ड मिला है। देखिए, हम लोग को तो बस यही काम है कि जो मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं उसको हम लोग जनता तक उसको पहुंचाएं, जनता तक उसको सही तरीके से पहुंचे, तो यही हम लोग का काम है। और इस काम में उत्तर प्रदेश सरकार बहुत गंभीरता के साथ काम करती है। उसके सभी मंत्री अपने अपने विभागों को जो मोदी जी और योगी जी की गाइडलाइन है उसके माध्यम से हम लोग जनता के बीच में जाते हैं। मोदी सरकार जहां 9 साल का जश्न मनाने उतरने वाली है, तो विपक्ष भी उसे घेरने के लिए पूरी तरह तैयार है। सपा से लेकर कांग्रेस तक ने सरकार को उसके पुराने वादों पर घेरना अभी से शुरू कर दिया है। 9 महीने एक नया जीवन मिल जाता है। ये 9 वर्ष की उपलब्धि बता रहे हैं। इनसे बताओ कि जो बुनियादी सवाल थे वो वही के वही हैं कि नहीं है। महंगाई चरम सीमा पर है, क्या बेरोजगारी चरम सीमा पर नहीं है, और फिर अधिकारियों का कितना पॉलिटिसाइज करोगे आप। मैं इनसे कहूँगा, एक तरफ अनुरोध करूँगा और चुनौती भी दूंगा। एक तरफ लिखिए पेट्रोल, डीजल, गैस का दाम 2014 के पहले क्या था, 9 साल पूरा करने के बाद क्या है, और फिर अपना वायदा याद करिए। बेरोजगारी की दर 2014 के पहले क्या थी और 2023 के बाद क्या है 9 साल के कार्यकाल में। किसानों को मिलने वाली उत्पादन के मुकाबले जो उत्पादन की कीमत लागत आती है उसके मुकाबले कितना लाभ मिल रहा है। अब सियासी दलों के सामने सबसे बड़ी परीक्षा का वक्त है। भाजपा के हौसले इसलिए बुलंद हैं क्योंकि यूपी की सियासी जमीन पर उसकी विजय गाथाओं के कई अध्याय हैं, जबकि विपक्ष के सामने संकट इस बात का है कि ना तो कहीं एकजुटता है और ना ही भाजपा को हराने की कोई मुकम्मल तैयारी। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। भाजपा ने निकाय चुनाव में कई मोर्चों पर जीत हासिल की। संगठन के लिहाज से देखा जाए तो ये जीत काफी अहम है, क्योंकि पार्टी ने 2 महीने पहले ही संगठन में बड़ा फेरबदल किया था। 2 महीने पहले ही सभी 6 क्षेत्रों के अध्यक्ष बदले थे और निकाय चुनाव में इसका कोई उल्टा असर नहीं पड़ा। भाजपा ने जिन नए अध्यक्षों को नियुक्त किया था उनकी ये पहली परीक्षा थी और इस परीक्षा में वो अच्छे नंबरों से पास हुए, यानी टीम भूपेंद्र चौधरी ने भी मजबूत काम किया। दरअसल भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने, उसके बाद से उनकी नई टीम का गठन होना था और ठीक चुनाव से पहले उन्होंने अपनी टीम का गठन किया। तो एक तरह से इस बात की परीक्षा भी थी कि भूपेंद्र चौधरी की टीम उनके साथ किस तरह से सियासी पिच पर बल्लेबाजी करती है। लेकिन नतीजे बताते हैं कि उनकी टीम ने और योगी सरकार की नीतियों को जिस तरह से जनता के बीच में जाकर रखा, उन तमाम बातों को प्रदेश की जनता ने हाथों हाथ लिया और नतीजे इस बात की तस्दीक करते हैं। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो सपा के लिए यह दौर फिर से सोचने वाला है। समाजवादी पार्टी को यह सोचना होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले जिस चुनाव को सेमीफाइनल कहा जा रहा था, भले ही देखिए लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में जो वोटर हैं वो करीब 14-15 करोड़ के आसपास वोटर होते हैं और इस चुनाव के जो वोटर थे लगभग 4-4.5 करोड़ वोटर थे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को अपने पूरे कैडर के लिए एक वार्म अप एक्सरसाइज की तरह पर लिया। लेकिन समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी कई मोर्चों पर अपनी रणनीति को लेकर ही चुनौतियों में घिरी दिखी और चुनौतियां किसी बाहरी ने नहीं बल्कि अपनों ने ही समाजवादी पार्टी के सामने खड़ी की थी। तो ऐसे में यह परीक्षा की घड़ी समाजवादी पार्टी के लिए भी थी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी थी। देखिए, ब्रज क्षेत्र में भाजपा का प्रदर्शन दमदार रहा। पार्टी के ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य ने इसे ऐतिहासिक जीत बताया। ब्रज क्षेत्र में 38 नगर पालिकाओं में से 18 पर भाजपा की जीत हुई, वहीं 112 नगर पंचायतों में से 47 पर भाजपा की जीत हुई, तो 470 वार्ड में से 263 पर भाजपा के पार्षद प्रत्याशी जीतने में कामयाब रहे। ये चुनाव बीजेपी के जो 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष नियुक्त हुए थे कुछ समय पहले, उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक टेस्ट था, एक उनकी परीक्षा थी। और इस परीक्षा में कुछ क्षेत्रीय अध्यक्ष तो अच्छे नंबरों से पास हुए, लेकिन कुछ क्षेत्रीय अध्यक्ष ठीक तरीके से नंबर नहीं पा सके। यानी कुछ तो अव्वल दर्जे में पास हो गए और कुछ औसत दर्जे से भी कम सीटें लेकर आए। भाजपा नेतृत्व के लिए ये चुनाव 24 के लोकसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल था। साथ ही संगठन के लिहाज से देखा जाए
तो उन 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों की भी परीक्षा थी जिन्हें कार्यभार संभाले 2 महीने भी पूरे नहीं हुए थे। काशी क्षेत्र की बात करें तो वहां भाजपा ने काफी बेहतर परफॉर्म किया है। काशी में 2 नगर निगम आते हैं, दोनों पर भाजपा ने जीत हासिल की। काशी में 19 नगर पालिकाएं आती हैं, जिनमें से 13 में भाजपा ने जीत हासिल की। नगर पंचायतों की बात करें तो यहाँ 73 नगर पंचायतें हैं, जिनमें 72 पर भाजपा ने चुनाव लड़ा और 30 में उसे जीत मिली। और भारतीय जनता पार्टी इस नगर निकाय चुनाव में पूर्व के चुनाव से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल किया है, चाहे वो पार्षद सभासद का हो चाहे चेयरमैन का हो। ऐसे तो पूर्व में भी मैं काशी क्षेत्र में 2 नगर निगम आते हैं, प्रयागराज और वाराणसी के। पिछले चुनाव में भी जीते थे, इस बार भी चुनाव में जीते, लेकिन वोटों का अंतर इस बार बढ़ गया। इसी तरह कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के दोनों नगर निगमों पर भाजपा ने जीत दर्ज की और 33 नगर पालिकाओं में से 18 पर जीत का परचम लहराया। कानपुर क्षेत्र की 75 नगर पंचायतों में भाजपा को 32 पर जीत मिली। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में इस बार मतदाताओं का भरपूर आशीर्वाद मिला है। जहां कानपुर नगर निगम पिछली बार हम जीते थे, लेकिन जीत का इस बार अंतर पहले से कई गुना बढ़ गया है। झांसी नगर निगम हम पिछली बार 13,000 से जीते थे, जो इस बार 83,000 मतों से हम जीते हैं। लगभग 70,000 बढ़े हैं और कई गुना ये बढ़ गया है। नगर निगम कानपुर में इस बार पिछली बार हम 1,07,000 से लगभग जीते थे और इस बार लगभग 1,80,000 82,000 से करीब हम जीते हैं। भाजपा को सबसे बड़ी सफलता पश्चिम और ब्रज क्षेत्र में मिली है। दोनों ही क्षेत्र में सबसे ज्यादा नगर निगम आते हैं, जिनमें भाजपा ने सभी नगर निगमों पर कब्जा किया। पश्चिम क्षेत्र में 4 नगर निगमों के अलावा भाजपा ने 58 में से 24 नगर पालिका जीती, जबकि ब्रज में सभी 6 नगर निगमों के अलावा 38 में से 18 नगर पालिका जीती। ब्रज के 112 नगर पंचायतों में से भाजपा ने 47 पर कब्जा किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ही कॉन्फिडेंट थे मेरठ की सीट को जीतने के लिए और उसी अनुरूप परिणाम भी वहां आया। लगभग 1.5 लाख की विजय वहां पर मिली है, तो इसके लिए हम सब लोग लेकिन बहुत आश्वस्त थे। और मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा केंद्र था, बड़ा निगम है वहां पर, उसका अपना एक संदेश पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाता है। इस टाइम विकास उत्तर प्रदेश विकास की लहर में चल रहा है और विकास की बात कर रहा है और विकास के तर्ज पे ही हम चुनाव लड़ाएंगे। अलीगढ़ की बात करें तो 70 साल में जो विकास नहीं हुआ वो भारतीय जनता पार्टी सरकार में विकास हुआ। देखिए, बच्चों के लिए योग्यता के लिए राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी आना, डिफेंस कॉरिडोर आना, अटल आवासीय आना, ये तो जनता ने भरोसा जताया है भारतीय जनता पार्टी पे, और क्यों नहीं जताए। मोदी जी ने और योगी जी ने जितना जनता के लिए कार्य किया है वो आज तक नहीं हुआ, और उसी के आधार पे हम 17 के 17 महापौरों का चुनाव जीते हैं। अवध से लेकर गोरखपुर तक भाजपा का दबदबा दिखा। अवध में जहां 34 में से 12 नगर पालिकाएं भाजपा के कब्जे में गई, तो 94 नगर पंचायतों में से 34 पर भाजपा ने जीत हासिल की। गोरखपुर की 17 नगर पालिकाओं में से 5 पर भाजपा ने कब्जा किया। हम लोग पहले भी कहते थे कि 17 नगर निगम 17 भाजपा जीतेगी, नगर पालिकाओं में भी 199 में सर्वाधिक सीटें भाजपा को जाएगी, और नगर पंचायतों में इस तरह से, क्योंकि मोदी जी और योगी जी ने जो कार्य किया है और उसको उत्तर प्रदेश की जनता ने उसको स्वीकार किया, उस पर एक तरह से उन्होंने अपनी मोहर लगाई। नगर पालिका और नगर पंचायत में भाजपा का प्रदर्शन उतना शानदार नहीं रह सका जितना नगर निगम में दिखाई दिया, और इसी कमी को पूरा करने के लिए अब भाजपा ने पूरा जोर लगा दिया है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। भाजपा के ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य ने इसे ऐतिहासिक जीत बताया है। जनता ने जो भरोसा जताया है वो निश्चित रूप से हमारी सरकार की नीतियों के प्रति एक जनता का विश्वास जगा है, और हमारे संगठन का जो एक तंत्र है, मजबूत तंत्र है, और हमारे कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम है, उस परिश्रम के कारण पूरे उत्तर प्रदेश में और ब्रज में बहुत ही शानदार परिणाम आए हैं। उन परिणामों के तहत आपको जानकारी में होगा, ब्रज क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 6 नगर निगम हमारे ब्रज में आते हैं। तो ब्रज में 6 के 6 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी एक मत से चुनाव जीती है।
एक तरफा चुनाव जीती है। नगर निकाय की परीक्षा के नतीजे की अब मायावती समीक्षा करेंगी। पार्टी का प्रदर्शन 2017 के मुकाबले बेहद कमजोर रहा है। बसपा अध्यक्ष का दावा है कि पार्टी नगर निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बसपा सुप्रीमो 18 मई को लखनऊ में बड़ी बैठक करेंगी। इसमें तमाम कोऑर्डिनेटर और जिले के अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस मीटिंग में मायावती हार की वजह और इसके सबक पर मंथन करेंगे। यूपी की सियासत में हाशिए पर जा रही बसपा को निकाय चुनाव में नया और सबसे तगड़ा झटका लगा है। निकाय चुनाव में बसपा ने थोक के भाव में मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया था। मायावती का मानना था कि वो मुस्लिम मोर्चे पर मजबूत होकर 24 के चुनाव में दमदार तरीके से खड़ी होंगी, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि बसपा को न तो मुस्लिमों ने बहुत ज्यादा वोट दिए और न ही दलितों की भागीदारी ज्यादा नजर आई। यही वजह है कि बसपा का प्रदर्शन 2017 के निकाय चुनाव के मुकाबले और ज्यादा खराब हो गया। 2017 में बसपा ने मेयर और अलीगढ़ नगर निगम पर कब्जा किया था, लेकिन इस बार बसपा किसी भी नगर निगम पर कब्जा नहीं कर पाई। वहीं 2017 में बसपा के 29 नगर पालिका अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन इस बार बसपा का हाथी नगर पालिका की 17 सीटों पर पहुंचते ही थक गया। 2017 में बसपा ने नगर पंचायत अध्यक्ष के 45 पदों पर कब्जा जमाया था, लेकिन इस बार के निकाय चुनाव में ये आंकड़ा घटकर 44 तक पहुंच गया। अब इन्हीं आंकड़ों से परेशान हुई मायावती ने 8 मई को बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक में सभी कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। देखिए, माननीय बहन जी का जो भी आदेश निर्देश, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो उनका आदेश रहेगा हम लोग उसको पालन करने का काम करेंगे। और बहन जी हमेशा गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, व्यापारी की लड़ाई लड़ती रही हैं, लड़ती रहेंगी। और अब बात एक ऐसे वीडियो की जिसने सबको हैरान कर दिया है। इसके बाद हर तरफ से एक ही मांग हो रही है कि धर्म के ऐसे ठेकेदारों को सख्त सबक सिखाया जाए। मामला मेरठ का है, जहां के एक भीड़ भरे बाजार में पिछले दिनों 2 लड़कियों के चेहरे से जबरन हिजाब उतारने की वारदात हुई थी। इस वारदात को अंजाम देने वालों को इस बात पर एतराज था कि दोनों लड़कियां दूसरे धर्म के लड़के के साथ बाजार में शॉपिंग के लिए क्यों आई थी। इस मामले में अब तक एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और कुछ की शिनाख्त कर ली गई। ये तस्वीरें बेहद चुभने वाली है। जिसने भी इसे देखा उसके जहन में खौफ घर गया। हिजाब पहने 2 लड़कियों को बीच सड़क पर इस तरह इसलिए रोका गया क्योंकि उनके साथ चल रहा युवक दूसरे धर्म का था। पहले टोका गया, फिर रोका गया और फिर जो हुआ वो बेहद डराने वाला था। बीच बाजार में इनके चेहरे से हिजाब को जबरन हटा दिया गया। हाथों में मोबाइल लिए युवकों में से कुछ मोबाइल से वीडियो बना रहे थे और उनकी कोशिश इस बात की थी कि दूसरे धर्म के युवक के साथ बाजार से गुजर रही इन लड़कियों के चेहरे को हर हाल में कैमरे में कैद किया जाए। इसके पीछे का मकसद जांच का विषय है, लेकिन कैमरे में जो कैद हुआ वो सबके सामने है। इस दौरान दोनों लड़कियों के साथ जा रहे युवक की पिटाई भी की गई। उसके सिर पर घूंसे मारे गए, गाली गलौज की गई। ये सब तब हुआ जबकि पीड़ित युवक लगातार कह रहा था कि दोनों लड़कियां उसके लिए बहन की तरह हैं और वो साथ काम करती हैं। हम सब एक ही जगह स्टाफ हैं, लेकिन यहाँ जुटी इस भीड़ ने एक न सुनी। वायरल वीडियो मेरठ की नगर कोतवाली क्षेत्र का है। जिस जगह का है उसका नाम है भगत सिंह मार्केट। जो कुछ हुआ वो बीच बाजार हुआ, दिन दहाड़े हुआ और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। क्या इस पर भी धार्मिक कट्टरपंथी पहरा बिठाएंगे कि कौन किसके साथ घर से बाहर निकले या ना निकले? दोनों पीड़ित लड़कियां और उनके साथ बाजार से गुजर रहा लड़का एक साथ एक फैक्ट्री में काम करते हैं। बर्थडे के लिए वे बाजार में शॉपिंग के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान ये वारदात हुई। पुलिस ने इस मामले में वायरल वीडियो के आधार पर खुद ही धारा 352, 354, 503 और 504 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। एसएसपी के मुताबिक 4 आरोपियों की शिनाख्त हो चुकी है। एक युवक को गिरफ्तार भी किया गया है। और कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई थी। इस पूरे प्रकरण के संज्ञानित होने पर इसमें पुलिस की तरफ से एक मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 3-4 युवकों को चिन्हित किया गया, जिसमें से एक युवक गिरफ्तार कर लिया गया। और विवेचना में ये प्रकाश में आया कि जो युवतियाँ और युवक था वो दोनों ही दूसरे को जानते थे। बात तो चुभेगी में आज जितना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।